हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग लास्ट पार्ट करने वाले हैं। किसका भाई? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। आज थर्ड पार्ट होगा। हमने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल को कंप्लीट करा था पिछले वाले लेक्चर में। आज जो होगा वो हम लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट FW टेलर का। ठीक है, हेनरी फ्योल के बाद कहाँ चलते हैं भाई? हम लोग टेलर के पास चलते हैं, जो कि कपड़े की सिलाई बिल्कुल नहीं करता है। वो क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल है। वो उन्होंने दिया है कि साइंटिफिक तरीके से, मतलब प्रॉपर साइंस के माध्यम से, क्या साइंटिफिक तरीके से हम मैनेजमेंट को कैसे कर सकते हैं। मतलब दोनों तरीका है, ये भी तरीका सही है, वो भी तरीका सही है, लेकिन ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। वो है कि कोई सा भी एक तरीके से बिजनेस फॉलो कर सकता है, लेकिन यहाँ पर मतलब टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, इसीलिए इसको साइंटिफिक मतलब टेक्निक मेथड बोला गया। ठीक है, यहाँ टेक्निक देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें चेंज आप कर भी सकते हो, उसमें भी चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वो साइंस है, लेकिन लेकिन नहीं ज्यादा रिजिड नहीं है। रिजिड है लेकिन ज्यादा भी रिजिड नहीं है। मतलब इन कंपेयर टू हेनरी फ्योल ये रिजिड है थोड़ा सा, कि हमें ये चीज तो फॉलो करना ही करना है। हाँ, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 4 है, उसको टेक्निक भी उसके उनको भी देखेंगे। तो टेक्निक और साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दोनों को देखेंगे। इनके द्वारा दो चीज दिया गया है, एक तो भाई मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल है ना, और दूसरा दिया हुआ है टेक्निक, कि किन किन टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है। टेक्निक से क्वेश्चन आता है केस बेस्ड स्टडी, तो बच्चे फंसते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले अगर आगे देखा जाए, अच्छा कोई नहीं, मैं चलिए भाई आगे देखा जाए। नेक्स्ट अगर देखा जाए साइंटिफिक प्रिंसिपल या साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का सीधा सा मतलब क्या है? मैनेजमेंट टेक्निक है भाई एक, ठीक है, दैट यूटिलाइज साइंटिफिक मेथड। जो क्या यूटिलाइज कर रहा है? साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि हम अपने वर्क फोर्स को एक तरीके से और भी एफिशिएंट बना सकें। बस सिंपल सी बात है। कोई बोलेगा साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है भाई? साइंटिफिक मैनेजमेंट एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके कोई भी बिजनेस साइंटिफिक मेथड से अपने बिजनेस के वर्क फोर्स को इनहेंस कर सकता है, या अपने वर्क फोर्स की एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है। यह कीवर्ड आया, साइंटिफिक मैनेजमेंट एक टेक्निक है जो यूटिलाइज करता है साइंटिफिक मेथड को, जिससे वो अपने एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है, क्षमता को, कि आपका जो वर्क फोर्स है, आपके अंदर जितने भी ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं, उनको उनको उनका एफिशिएंसी और बेहतर कैसे बनाया जा सके। क्लियर यहां तक? अगर देखा जाए, इट यूजेस द मेथड दैट इंक्लूड सिस्टमैटिक इन नेचर है, ऑब्जेक्टिव क्लियर है भाई, एंड लॉजिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड है, एंड टेक्निक्स टू सॉल्व द मैनेजमेंट प्रॉब्लम। तो मतलब अगर देखा जाए तो ये मैनेजमेंट के प्रॉब्लम ओरिएंटेड ज्यादा है, कि भाई मैनेजमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हम किस टेक्निक का इस्तेमाल करें। मान लो टाइम में दिक्कत आया तो टाइम स्टडी को देखो। ठीक है, अगर आपको एक तरीके से फैटीग स्टडी, मतलब क्या, जब वहां पर लोग हैं, वो माहौल नहीं वहां पर, और लोग थक जा रहे हैं, उनके लिए रेस्ट करने का प्रॉपर जगह नहीं, तो फैटीग स्टडी करो। तो यहाँ पर एक है स्पेसिफिक बता दिया ना, कि भाई आप ये टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको कभी भी कोई भी दिक्कत होएगा। ठीक है, तो इन द अदर वर्ड अगर FW टेलर ने क्या बोला, साइंटिफिक मैनेजमेंट एक आर्ट है, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मेन टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। कितना अच्छा बात बोला है। तो ये किनका कोट है? FW टेलर का, जिन्होंने एक साइंटिफिक मैनेजमेंट या साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया है। तो उनका सीधा सा बोलने का मतलब ये था, साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है एक आर्ट है, कि क्या आर्ट है, किस तरीके का आर्ट है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि हम अपने लोगों से क्या काम और किस तरीके से काम कराएं, ताकि जो है हमारा बिजनेस जो है आगे बढ़े, और साथ ही साथ हम लोग उनको ये डायरेक्शन दे सकते हैं कि किस तरीके से आप बेस्ट वे में या फिर एक चीपेस्ट वे में जो है वो आप बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि समझ कर चलना है। क्लियर? आगे आते हैं भाई। नेक्स्ट अगर आगे देखा जाए, आगे क्या है हमारा? देखो आगे हमारा है साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय द डेवलप्ड बाय द FW टेलर। अब यहाँ पर कुछ चीजें, अगर अर्लियर डेज में देखा जाए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है ना, बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो एक तरीके से रेवोल्यूशनाइज हुई, और इंडस्ट्री जैसे जैसे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे काम करने का तरीका भी
बदलता गया। मतलब एक ही जैसा काम करने का तरीका तो हर एक बिजनेस का होता नहीं है, अलग अलग तरीके का। ओनर्स एंड मैनेजर रिलाइड ऑन द पर्सनल जजमेंट इन अटेंडिंग टू द प्रॉब्लम। मतलब अपने जजमेंट के अनुसार कि हाँ भाई मेरे हिसाब से इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए, सब अपना अपना मैनेजमेंट देख रहा था। लेकिन एक तरीके से रूल ऑफ थंब के हिसाब से चल रहे थे। वो किसके हिसाब से चल रहे थे? रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब है कि भाई ठीक है, जो हमें अच्छा लग रहा है बस करो। मतलब उसमें हम कोई लॉजिक नहीं लगा रहे हैं, ना तो हम साइंटिफिक तरीके से रिसर्च कर रहे हैं, ना तो हम उसको गहराई में सोच रहे हैं उस प्रॉब्लम को। हमने बोला हाँ ये काम ऐसे करना चाहिए, चलो करते हैं, ये काम ऐसे करना चाहिए, चलो करते हैं। मतलब प्रॉपर रिसर्च करके कर ही नहीं रहे थे, जो पहले वाले लोग जो करते थे उसी तरीके से। ठीक है, तो उनको एक तरीके से एक प्रॉपर मेथड देने के लिए FW टेलर ने सिनारियो को देखा और उन्होंने एक तरीके से अपना स्टडी जो है वो साइंटिफिक जो है वो स्टार्ट किया। और साइंटिफिक स्टडी जो स्टार्ट किया उसमें देखा जाए तो टेलर इमर्ज एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एज ही डेवलप द साइंटिफिक मैनेजमेंट अ सॉल्यूशन टू ओवरकम द रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब बोलते हैं ठीक है भाई चलो, ठीक है भाई चलो, हाँ ऐसे काम करते हैं चलो। उसमें कोई भी सोच समझ के कर ही नहीं रहा कि उससे क्या इंप्लीकेशन होगा। जब इंप्लीकेशन हो जा रहा है तब माथा क्या हो रहा है भाई, ठीक है समझ रहे हो, तो सर पकड़ के बैठ रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या कोई बोलेगा कि साइंटिफिक प्रिंसिपल जो दिया गया फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर के द्वारा, वो क्या चीज को ओवरकम कराता है? वो रूल ऑफ थंब को ओवरकम कराता है। इसीलिए इनका सबसे पहला टेक्निक भी रूल ऑफ थंब के ऊपर ही है। समझ में आया? तो हमें ये बेसिक समझ में आ गया कि आखिरकार FW टेलर इस डेवलपमेंट से या इस जो पूरे स्टडी से क्या हम लोगों को देना चाह रहा है, ताकि हमारा बिजनेस इनहांस हो सके प्रॉपर रिसर्च एनालिसिस करके। ऐसा नहीं कि टिप टू टिप चल रहे हैं बस ये करना चाहिए वो करना चाहिए ना, आपको एक प्रॉपर मेथड का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, आगे आते हैं भाई नेक्स्ट। आगे अगर देखा जाए मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, व्हाट डू मीन बाय जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं और एक तरीके से एक्चुअल मीनिंग में क्या होता है। अगर देखा जाए साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। एक एप्लीकेशन है साइंस का कि भाई अगर ये मैनेजमेंट को सही करना है तो आपको ये एप्लीकेशन फॉलो करके चलना पड़ेगा। नहीं बोलते हैं? अगर आपको एकेडमिक में अच्छा करना है तो उसका एकेडमिक्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। समझ रहे हो? हाँ सही बात है भाई, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं उस तरीके से। क्लियर? इन जनरल लैंग्वेज अगर देखा जाए इट मींस दैट अप्लाइंग साइंटिफिक टूल्स मेथड एंड ट्रेन्ड पर्सनल्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट। हम लोग क्या, चलो यार ये फ्रेशर है जैसे तैसे काम कर रहा है, चलो कम पैसे में काम कर रहा है, काम करा लेते हैं। उसकी वजह से ये नहीं जान रहे कि हमें कितना लॉस हो सकता है। हो सकता है वो गड़बड़ी करके कुछ मशीन खराब कर दिया तो ठन ठन गोपाल हो गया, दिक्कत हो जाएगा, परेशानी होगा। तो हमें हमेशा प्रॉब्लम को कभी भी, बिजनेस के प्रॉब्लम को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें हमेशा उसको एक डायरेक्शन देना चाहिए, एक प्रॉपर मेथड के थ्रू, ताकि वो सॉल्यूशन जो है लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन बन के चले। तो ये एक तरीके से होता है। इसका मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब बाय साइंस, कि रूल ऑफ थंब को भाई रिप्लेस कर दो साइंस। और साइंस किस पर बेस्ड है? रिसर्च और एनालिसिस के थ्रू। ठीक है, रिसर्च और एनालिसिस के थ्रू। क्लियर यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया, अब जो हमारा मेन टॉपिक आएगा वो क्या आएगा? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के कितने प्रिंसिपल हैं भाई? याद रखना है 14 प्रिंसिपल वहां होते थे, यहाँ 4। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इन्होंने दो तरीके से मैनेजमेंट को देखा है। एक तो भाई प्रिंसिपल दिया है, दूसरा टेक्निक दिया है। टेक्निक दूसरा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दूसरा है। हम लोग टेक्निक को कभी कभी इसी में घुसा देते हैं, दिक्कत है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने टेक्निक भी दिया। अभी टेक्निक के बारे में आगे देखेंगे हम लोग। इन्होंने टेक्निक दिया है, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक, क्या किस तरीके के टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं कौन से सिचुएशन में। हाँ मतलब ये एक तो साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऑफ साइंटिफिक, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और दूसरा टेक्निक्स। ठीक है, तो इसमें 4 हैं, उसमें आपको 5 या 6, मतलब कोई कोई 6 कोई किताब 6 बोल रहा है, कोई 5 बोल रहा है, उसको 6 को हम लोग देखेंगे पूरा टोटल। ठीक है, पहला बोला गया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे, बस आपको ये रटा होना चाहिए साइंस नॉट, कि भाई साइंस नहीं है, मतलब जो बिजनेस के प्रॉब्लम है वो कोई साइंस नहीं, मतलब कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, वो एक साइंस है। तो आपको मैनेजमेंट भी साइंस के हिसाब से करना चाहिए, रूल ऑफ थंब के हिसाब से नहीं करना चाहिए।
क्लियर। तो यहाँ पर क्या बोला गया सबसे पहले साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब आपको शांति बनाकर कंपनी में चलना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा झंझट नहीं होनी चाहिए। तीसरा बोला गया कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एक जो बंदा है किसी एक के ऊपर फोकस ना करके सब साथ में मिलकर जो है वो चलने के बारे में बात किया, जैसे कि वहां पर सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट था ना, तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर नहीं फोकस करना, जनरल इंटरेस्ट पे फोकस करना, जैसे कंपनी की भलाई हो। फिर बोला गया चौथा, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। देख रहे हो दो चीजें, कि वर्कर्स पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपका जो पूरा कंपनी चल रहा है वो वर्कर्स के दम पर चल रहा है। ये बोलते हैं कि एक अगर पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बन गई है, जैसे बीजेपी या कांग्रेस है, वो पार्टी इसीलिए बन पाई है क्योंकि उसके वर्कर्स, उसके कार्यकर्ता अच्छे हैं। सेम उसी तरीके से एक कंपनी अच्छी तभी होती है जब उसका वर्कर अच्छा होता है, और वर्कर के साथ आपको सही तरीके से जो है वो आपको संबंध बना के चलने पड़ेंगे, नहीं तो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। डेवलपमेंट नहीं होगा तो एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी बिल्कुल भी नहीं आएगा, मतलब हंसी खुशी आपका बर्बाद हो जाएगा, आप उदास हो जाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे। समझ रहे हो? हाँ भाई, होते हैं बहुत सारे, होते हैं कि वर्कर्स को कुछ मानते ही नहीं है, वो सिर्फ काम करना। नहीं भाई, क्यों? उनकी वजह से आज साफ सफाई करने वाला अगर नहीं आएगा यहाँ पर तो किसको दिक्कत होगा? हमें दिक्कत होगा, हमें खुद झाड़ू लगाना पड़ेगा। हमने लगाया भी है जब दिमाग खराब होता है सुबह सुबह, तो ठीक है, कभी कभी छुट्टी मार दिए बिन बिन बोले तो दिक्कत हो जाता है। तो ये सब सारी चीजें हैं, तो मतलब वर्कर्स को कभी भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो अगर देखो जो इसका मूल या इसका जो बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बात किया जा रहा है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो किस पर है कि भाई लोगों को साइंस के हिसाब से चलना चाहिए। सिंपल सी बात है। क्लियर। आगे आते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं ताकि आपको कीवर्ड का पता चल पाए। सबसे पहले साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब में कीवर्ड बेसिक क्या क्या है आपको देखो, इसमें 3 पॉइंट मैंने दिखाए हैं। उसमें पहला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टेलर इंसिस्ट दैट ईच जॉब परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन द साइंटिफिक इंक्वायरी एंड नॉट ऑन द इंस्टीट्यूशन एंड एक्सपीरियंस एंड हिट एंड मिस मेथड। हिट एंड ट्रायल नहीं, चलो देख लेते हैं इस बंदे से क्या काम कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ठीक है। हाँ देखो, रूल ऑफ थंब नहीं, बिल्कुल नहीं। नीचे वाला ये सही है, ये सही है, समझ रहे हो। लेकिन आपको मैनेजमेंट ऐसे नहीं करना है, हर चीज में सही है। मैं नहीं बोलते कि यार चलो ये बंदे को देख लेते हैं कैसा काम करता है, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें देखना है भाई कि वो बंदा सही वाजिब में इस पोजीशन के लिए लायक है या नहीं है। क्या इस जो एक डिग्री चाहिए, हाँ टेस्ट लेके किसी भी तरीके से, तो पहले ये काम करना चाहिए। He says that there must be a thinking before doing, which is not in the case of rule of thumb. Rule of thumb में तो नहीं है, लेकिन आपको सोचना चाहिए, हमेशा सोचना है। सोचने पर आपका दिमाग बुद्धि काम करेगा, नहीं तो आप पगला जाओगे। सोचते रहोगे तो अच्छा है, ज्यादा सोचोगे तब पगलाओगे, या ना सोचो तब पगलाओगे। तो सोचते रहना चाहिए। तो वहां बोला सोच समझ के काम करो भाई, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। रूल ऑफ थंब मीन्स डिक्टेटरशिप। देखो रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है भाई, मैं जो बोल रहा हूं कर, एक तरीके से डिक्टेटरशिप हो गया ना। और मैनेजर्स वेयर एज द साइंटिफिक डिसीजन इज बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट एंड द साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ मेथड एंड वेज ऑफ प्रोडक्शन। और जो एक तरीके से साइंटिफिक डिसीजन है वो हम लोग सोच समझ के प्रॉपर लॉजिकल तरीके से ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरा मन कर रहा है तो आपको हटा रहे हैं, अब मेरा मन कर रहा है तो इसको रख रहे हैं। हाँ, मेरा मन कर रहा है तो मैं पढ़ने आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, वो गड़बड़, वो स्टडी का मैनेजमेंट नहीं है। तो आपको स्टडी भी साइंटिफिक तरीके से करनी चाहिए भाई, नीड है करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। सोएंगे नहीं सोएंगे कोई दिक्कत नहीं, 3 महीने अगर 4 घंटे ही सोएंगे मर नहीं जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कि 4 घंटे ही सोएंगे काम चल जाएगा, 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे नहीं सोना है। अपने आप को उस अपने बुद्धि को ये समझा दो, अगर समझा दिए तो आपने थिंक किया मतलब आप रूल ऑफ थंब के हिसाब से मन नहीं कर रहा है सुबह सुबह उठ के जाने का, ऐसे ऐसे नहीं चलता है, ऐसे पढ़ाई नहीं होता है। और ये जेन्युइन बात है, चाहे कितनी भी आप लोगों को मुस्कुराहट आए इसमें, लेकिन अगर आप जब तक आप अपने आप को नहीं समझाओगे कि मैं किस काबिल हूं या आपको किस स्तर पर जाना है, तब तक आपकी स्टडी की मैनेजमेंट गड़बड़ रहेगी। तो यहाँ पर बिजनेस का मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है तो आपको स्टडी क्या बात का है कि नहीं, या रूल ऑफ थंब को फॉलो करता है तो ठीक है। एक दो तुक्का लग जाएगा तो ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं हर बार तुक्का लग जाए। आगे आते हैं दूसरा पर, आपने समझ लिया पहला साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। हाँ, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है, ये टॉम एंड जेरी जैसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को हंसी खुशी म्यूजिक सुनते सुनते आराम से जो करना है, क्या करना है,
पढ़ाई करना, अपना मैनेजमेंट करना। सेम उसी तरीके से मैंने इसीलिए लगाया ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मतलब कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दोज हु वर्क्स टुगेदर, जो दोज हु वर्क्स टुगेदर, ठीक है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन हार्मनी। ठीक है, मतलब जितने लोग काम कर रहे हैं सब एक ही राग में काम करते हुए दिखने चाहिए। जैसे गाना, गाना में एक का सुर गड़बड़ा जाता है तो पूरा गाना गड़बड़ा गया। तो अगर किसी काम, एक बंदा का मतलब कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि मुझे 5% सेल्स बढ़ाना है, वो दूसरा कोई बोल रहा है क्यों बढ़ाना, उसका है कंपनी, उसको वो जाने, मैं क्यों जानूं, दिक्कत हो जाएगा। बेटा फोकस, ठीक है, एंड विद अ म्यूचुअल गिव एंड टेक, है ना, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से होना चाहिए और चीजों को शांति से डील करना चाहिए, लड़ाई झगड़े से नहीं। क्लियर। दूसरा है दे मस्ट डेवलप अ पॉजिटिव थिंकिंग फॉर ईच अदर एंड वर्क विद हार्मनी टू अवॉइड डिस्कॉर्ड, ताकि डिस्कॉर्ड जो है वो ना हो पाए, लड़ाई झगड़ा ना हो पाए। क्लियर। शेयरिंग, देखो यहाँ एक वर्ड बोला गया, शेयरिंग ऑफ गेन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स लीडिंग टू अ कंप्लीट हार्मनी। एक होता है कि जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल हुआ, कंपनी का 50 करोड़ का मुनाफा हुआ, ठीक है, हमने क्या करा, उस 50 करोड़ का मुनाफा में 10 करोड़ जो है वर्कर में बांट दिया, 40 करोड़ हम रख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 करोड़ का जब इंसेंटिव हम दे रहे हैं उन वर्कर्स को, तो उनको लगेगा यार हमेशा ना कुछ एक्स्ट्रा बहुत अच्छा लगता है। देखना, कभी भी तुम कुछ खरीदने जाओ तो एक साइकोलॉजी होती है हमारी कि अगर ना कुछ फ्री मिल रहा है यार, मतलब एक मतलब मान लो कि 500 रुपए का चॉकलेट का डब्बा है, उसके साथ ना एक अलग सा जो है 100 रुपए का पर्क का चॉकलेट जो फ्री मिल रहा है, तो आपको उसमें यार हाँ ये कुछ अलग दे रहा है, इंसेंटिव दे रहा है। ठीक है, तो इंसेंटिव किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन एक तरीके से वो हमें हमेशा खुशी देता है। और एक तरीके से कभी भी अगर कोई कंपनी जो होता है अगर अपनी गेन को, अपनी प्रॉफिट को अगर शेयर करे लोगों के बीच में, मतलब वर्कर्स के बीच में, तो वो हार्मनी को ही जन्म देता है, डिस्कॉर्ड को नहीं। तो अगर कंपनी सही से आगे बढ़कर चलना चाहती है तो वो इस जो रूल को फॉलो करके चलना चाहिए उसको। ठीक है, कंप्लीट हो गया दूसरा। तीसरा देखो भाई, तीसरा चलते हैं। तीसरा अगर देखा जाए, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। हेनरी, सॉरी कहाँ भाग रहा भाई तू, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब यहाँ पर समझो मतलब क्या है, कॉपरेट करके चलना चाहिए, मतलब क्या है, दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सिंपल सी बात है, हार्मनी हो रहा है भाई, ठीक है, हार्मनी कंपनी में बनी हुई है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर कोई भी डिस्कॉर्ड वगैरह नहीं हो रही है। इसका मतलब अगर हार्मनी होगा इसका ये मतलब है कि वहां पर कॉपरेशन चला जा रहा है। अगर वहां पर डिस्कॉर्ड है इसका मतलब वहां पर ये इंडिविजुअलिज्म को फॉलो किया जा रहा है, वहां पर कॉपरेशन का फॉलो अप नहीं हो रहा है। तो आपको बोलेगा ये एक्सटेंशन है, उसी का अगला जो पार्ट है वो देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन द कोऑपरेशन with each other with a mutual confidence and understanding, and workers and managers must work in a cooperation। और इनको कम्युनिकेशन भी, जैसे मान लो एक वर्कर है, मान लो एडवर्टाइजिंग टीम के डिपार्टमेंट में, ठीक है, इसका नाम चुटकी है, ठीक है, तो अब चुटकी ने बोला भाई एडवर्टाइजमेंट टीम में, भाई तुम ना वो जो है वो सही तरीके से प्रोडक्ट ही नहीं बना रहे हो, तो मैं सेल किस तरीके से करूं। मान लो कि ये प्रोडक्शन टीम के डिपार्टमेंट, एक है यहाँ पर बीन, ठीक है, मिस्टर बीन, ठीक है, मिस्टर बीन है, भीम, चलो ठीक है भीम कर देते हैं, ठीक है। अब मिस्टर भीम है, देखो हमें ना चाहे कितना भी हंसी मजाक में कुछ भी हो, लेकिन हमें वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, अगर वो आ रहा है इसका मतलब सही है। तो अगर भीम है, भीम क्या है भाई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अब समझो कि अगर इसने कुछ बात बोले कि भाई अगर ना कि हम एडवर्टाइज कर रहे हैं भाई, अब बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं भाई हमें कि भाई ये प्रोडक्ट में ये खामी है, ठीक है, बोल दिया। अब इसने इसका काम क्या है कि ये किसको पता है, प्रोडक्शन मैनेजर को पता है, इसने मना दिया भीम को भाई कि भाई देख जो हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो वहां पर बहुत सारे रिव्यू ऐसे आ रहे हैं कि बोल रहे हैं कि सर इसका पैकेजिंग जो है ना वो थोड़ा सा ठीक कर दो। लेकिन ये जो क्यों क्यों करना भाई, ये ठीक लग रहा है, हाँ वो अड़ गया, मतलब वो इंडिविजुअलिज्म पर फोकस कर रहा है। ये तो सही है ना, छुटकी मतलब चुटकी तो बढ़िया है, चुटकी बढ़िया अच्छे से मतलब उन्होंने रिव्यू करा और वो एक तरीके से बताने की कोशिश कर रही है कि भाई कंपनी के लिए क्या अच्छा, लेकिन ही इज नॉट फॉलोइंग दैट मतलब कोऑपरेटिव एक तरीके से इन्वायरमेंट। तो इसका मतलब क्या, एक तरीके से कंपनी को घाटा होगा। तो हमेशा जो है वो एक तरीके से आपको कॉपरेशन का फॉलो अप करना चाहिए, जिससे क्या होगा, कंपनी को लाभ होता है, कंपनी को प्रॉफिट होता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखो, लास्ट जो है फोर्थ जो था वो हमने क्या बताया, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। एक तो हमने वो देखा
कि भाई जो गेन्स है वो बांटने चाहिए ताकि हार्मनी मेंटेन रहे। उसके बाद अगर देखा जाए डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अब आ गया, अब हम लोग इसमें ना अपना लैंग्वेज घुसाते हैं, इसमें ये अपना लैंग्वेज नहीं लिखना है, ये जो दिया है उन्होंने वही लिखना है, अपने हिसाब से नहीं लिखना है, आपको हेडिंग वही लिखना है, उसके नीचे आपको अगर एक्सप्लेन करना तो वो अपने लैंग्वेज में करना, ये क्योंकि उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया ना, उस प्रिंसिपल को आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कमांड या यूनिटी ऑफ कमांड है तो यूनिटी ऑफ कमांड ही लिखोगे, ये नहीं लिखो देयर शुड बी अ प्रॉपर यूनिटी, ये ऐसे नहीं लिखना है, नहीं वो पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। मान लो किसी भी अगर इम्प्लॉयज है, कोई भी इम्प्लॉय अगर या सारे इम्प्लॉयज अगर काम नहीं कर रहे हैं तो क्या उस कंपनी का एफिशिएंसी बरकरार रहेगा? नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो भी इंडस्ट्री का एफिशिएंसी जो क्षमता होता है वो किस पर डिपेंड रहता है, मतलब अगर बोला जाए एफिशिएंसी ऑफ इंडस्ट्रीज इज डायरेक्टली डिपेंडेड अपॉन या फिर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। इसको अपने लैंग्वेज में लिखो कि भाई एफिशिएंसी ऑफ वर्कर या फिर इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी होती है वो एक तरीके से डायरेक्टली किस पर डिपेंड करती है, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर के ऊपर। ठीक है, समझ में आ गया। इंडस्ट्री का फायदा कब होगा, जब वर्कर एक तरीके सही तरीके से काम करेगा। वर्कर्स एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन अ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शन। अगर आप मान लो ट्रेनिंग देकर और जब सिलेक्शन के समय आपने एक अच्छा वर्कर, ट्रेनिंग और आप सिलेक्शन के समय, ठीक है, सिलेक्शन के समय आपने एक अच्छा बंदा को ढूंढ लिया, ठीक है, एक अच्छा कैंडिडेट को या फिर बोला अच्छे वर्कर को आपने ढूंढ लिया, तो जब आप अच्छे वर्कर को ढूंढते हो तो वो एक ग्रेटर एफिशिएंसी से काम करता है, और जब ग्रेटर एफिशिएंसी से काम करेगा तो एक तरीके से कंपनी का उससे भला ही होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमें इस पर ध्यान देना है। तो टेलर इंसिस्ट किया है कि ड्यू केयर शुड बी टेकन व्हाइल सेलेक्टिंग द, कि हमें जब एम्प्लॉयज का सिलेक्शन कर रहे हैं तो हमें उन चीजों का ध्यान देना है कि हम इस तरीके से एम्प्लॉयज को चुने ताकि वो एम्प्लॉयज हमारी कंपनी में आकर हमारी कंपनी के या हमारे इंडस्ट्री के एफिशिएंसी को बढ़ाए। अगर उससे उसके आने के बाद बॉस को टेंशन ही टेंशन हो रहा है तो इसका मतलब उसको रखने से क्या फायदा, एफिशिएंसी तो और घट जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर, और किसके हिसाब से उसको जॉब देना चाहिए, क्वालिफिकेशन, नहीं कि भाई चाचा का लड़का था चलो दे देते हैं, ठीक है, चाची बहुत परेशान थी, तो ऐसे नहीं करना है। आप उसको दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप प्रॉपर ट्रेनिंग करके दो कि बेटा ठीक है तुम आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 3 महीने ट्रेनिंग पीरियड करो पहले अपना कंप्लीट, जब ट्रेंड हो जाओगे तब तुम पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, फिर मैं तुमको दूंगा। समझ रहे हो, तो ये सब चीजें जो है कंपनी को बहुत आगे बढ़ाती हैं। और आगे चलकर जब कंपनी, अगर मान लो कि तुम किसी में से अगर मान लो कोई कंपनी खोलेगा तो एक तरीके से चीजें जो होंगी वो आपको आसान दिखेंगी अगर आप इन सब सारी चीजों पर गौर करके चलोगे तो। अब जैसे कि मैंने बताया कि साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 4 और जो 5 है, ठीक है, कभी कोई कोई इसको 6 बना देता है, ठीक है, कि या फिर 8 बना देगा, इसको अलग बना देता है। वर्क स्टडी को देखो मेथड स्टडी अलग कर देगा, मोशन स्टडी अलग कर देगा, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी अलग अलग कर देगा। बस आपको अगर बोला जाए तो ऐसे कितना हो गया कि 4 और 4 8 हो गया, ऐसे 8 कर देगा। ठीक है, तो जनरली आपको 5 याद करना है, वैसे 6 7 याद या फिर 8 याद कर लो, लेकिन आपको याद करना है कि ये सब वर्क स्टडी के अंदर ही आता है। अब इसको समझो कि क्या है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेक्निक ये क्या है भाई, टेक्निक है जो किसके द्वारा दिया गया है, एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा। पहला जो टेक्निक फंक्शनल फोरमैनशिप पर काम करना चाहिए, अभी बताऊंगा कि डिवीजन ऑफ वर्क के हिसाब से किस तरीके से हम वर्क को डिवाइड करना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, रटा होना चाहिए भाई। फिर वर्क स्टडी में आपको पता होना चाहिए कि 4 तरीके से वर्क को जो काम करते हैं उसमें 4 तरीके से उसको डिवाइड किया गया है, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी। फैटिग का मतलब कि रेस्ट टाइम पीरियड जो है वो वर्कर्स का होना चाहिए, ऐसा नहीं लगातार वर्कर 6 घंटा 7 घंटा लगातार काम कर रहा है, बीच में ब्रेक, ब्रेक बहुत जरूरी है। इसीलिए ब्रेक का मतलब ये नहीं कि किट कैट, ठीक है, समझ रहे हो, ब्रेक का मतलब किट कैट नहीं है, ब्रेक का मतलब प्रॉपर रेस्ट शुड बी गिवन टू द वर्कर्स सो दैट एफिशिएंसी ऑफ इंडस्ट्रीज इज टू बी मेंटेन, मतलब ताकि मेंटेन रहे। क्लियर। डिफरेंशियल प्राइस वेज सिस्टम, जो अच्छा काम करे उसको अच्छा वेतन दो, जो अच्छा काम नहीं कर रहा उसको वेतन कम करो, क्योंकि वो कंपनी के लिए उतनी एफिशिएंट नहीं है। हाँ उसमें भी था। मेंटल रिवॉल्यूशन, कि हमें मोटिवेट करके और मेंटली जो मेंटली होता है वो रेवोल्यूशनाइज करना चाहिए, किसको,
वर्कर्स को। तो ये देखने को मिलेगा आपको। टोटल आप लिख सकते हो 1 2 3 4 और 4 8, लेकिन ऐसे आकर 5। ठीक है, तो हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन बस इसमें ये जरूर लिखना वर्क स्टडी में 4 जो वर्क स्टडी है, मेथड, मोशन, टाइम, फटीग। ठीक है, तो ये चीजें जो कि आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अच्छा, कल जो होगा वो हम पूरा, ये लास्ट पार्ट शायद है, आज लास्ट पार्ट मैंने बोला था, लेकिन ये लास्ट पार्ट नहीं, इसके बाद जो होगा, क्योंकि अभी और वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसके बाद जो लास्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेक्निक, और टेक्निक पढ़ के खत्म करेंगे इस चैप्टर को, जो कल होगा। तो टेक्निक इज द लास्ट पार्ट ऑफ द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज गिवन बाय F.W. टेलर, शुड बी कंप्लीटेड टुमारो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।